May I come in, sir? Please come in. Good morning, sir. Good morning. ma'am. आइए बैठिए प्लीज. Thank you, sir. एक संक्षिप्त परिचय दीजिए बिना अपना नाम बताए. सर मेरी सेकेंडरी एजुकेशन मेरे गांव से की है और हायर सेकेंडरी भी मेरे गांव से करने के बाद में मैंने बीएससी महाराजा महाविद्यालय जयपुर से की और उसके बाद 2021 तक मैंने मेरी बीएड भी राजस्थान विश्वविद्यालय के महावीर बीएड कॉलेज से कंप्लीट की और उसके बाद मैं ग्राम विकास अधिकारी के पद पर 2023 से कार्यरत हूँ. भीलवाड़ा आपकी जॉब डिस्ट्रिक्ट है. जी सर. भीलवाड़ा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत है. जी सर. कोई विशेष कारण इसका? सर इसके एक दो कारण मैं समझ पाता हूँ. जो है एक तो भीलवाड़ा की जलवायु जो है नम और आर्द्र जलवायु है और दूसरा वहां पर कपास का प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में होता है तथा जो महाराष्ट्र और गुजरात है जहाँ कपास का प्रोडक्शन अच्छा होता है उसकी कनेक्टिविटी सीधी अच्छी है और तीसरा शुरू से सर यहाँ पर कपास से कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री रही है और मजदूर जो है श्रमिक जो सस्ते श्रम उपलब्ध हो जाता है. ये मुख्य कारण है सर. कपास का जो बीज होता है वो क्या कहलाता है और किस काम आता है? सर बीटी कॉटन आई थिंक. सॉरी, बीटी कॉटन. कपास के बीज को क्या बोलते हैं? सर वैसे हमारे वहाँ लोकल लैंग्वेज में काकड़े ऐसे कुछ बोलते हैं सर. और वो किस काम आता है? सर सॉरी सर इसके बारे में. चलिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको मालूम होगा दो शब्द यूज होते हैं, ताना और बाना. जी सर. सुना है आपने? जी सर सुना है. ताना बाना क्या होता है? सर मैं भी कपड़ा जो शुरू में उनकी कच्चा धागा जो बनाया जाता है उसको ताना बोलते हैं और उससे जो पक्का रॉ मटेरियल से पक्का कपड़ा बनता है उसको बाना बोलते हैं. सॉरी सर. कोई बात नहीं. चलिए, पंचायत समिति, पंचायत राज और राजस्थान विशेष संबंध है इनका, क्या कारण? पहला तो सर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ नागौर के बगदरी गांव से राजस्थान से ही हुआ था. इनके जमाने में था. उस समय चीफ मिनिस्टर कौन थे? सर श्रीमान मोहनलाल सुखाड़िया जी. अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा. जी सर. प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई चीज देश को अर्पण करी है जिसको डिजिटल गोल्ड कहते हैं. क्या है वो? सर सेमीकंडक्टर चिप. गुड. इसका नाम क्या है? सर नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ. गुड. चलिए, ये मालूम आपको ये बहुत अच्छी चीज है. ये सेमीकंडक्टर चिप जो है ये किस किस काम में आती है, स्पेशली जो अभी बनी हुई है? जी सर देखो इसके सर महत्वपूर्ण यूज जैसे मोबाइल बनाने में और एलईडी और अभी जो अपने स्पेस सेक्टर के अंदर जो उपग्रह वगैरह बनाने में इनमें काम में ली जा सकती है. साथ में ही रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसका महत्वपूर्ण यूज हो सकता है. वेरी गुड. आप वीडियो हैं. जी सर. भारत या राजस्थान की जो सबसे अच्छी स्कीम है जो आपके एरिया में पॉपुलर है वो कौन सी है राजस्थान सरकार की? सर सबसे अच्छी स्कीम जो अभी के हिसाब से चल रही है मैं दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्रामीण अभियान है, वो सबसे महत्वपूर्ण है और साथ में वैसे कई अच्छी योजनाएं एनएफएसए है वो भी संचालित है. क्या क्या विशेषता है इनकी? आखिरी क्वेश्चन मेरा. गरीबी मुक्त अभियान के सर उसमें प्रत्येक एक तो हाउस होल्ड सर्वे किया जा रहा है कि प्रत्येक ग्राम में कौन से गरीब परिवार अभी भी है उनको पहला तो चिन्हित करना, दूसरी उनको समस्याओं के बारे में पता लगाना है कि वास्तव में वो अभी तक गरीबी है तो क्या कारण है उनके, और तीसरा उनको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि ताकि वो गरीबी से बाहर निकल पाए और इसी योजना को अन्य योजनाएं उसके साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है कि उनमें अगर एनएफएसए में उनके नाम नहीं जुड़े हुए तो एनएफएसए में जोड़ना, साथ ही अगर पीएम अपन
पीएम आवास योजना है उसके साथ इंटीग्रेटेड कर सकते हैं इसको। मनरेगा अगर फायदा नहीं मिल रहा है तो उन परिवारों को मनरेगा का फायदा मिले। और अन्य डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्याएं भी, अगर जैसे पेंशन है उनमें अगर समस्याएं रहती है उस परिवारों की, तो उनको फायदा पहुंचाकर गरीबी से बाहर निकालना इनका मुख्य उद्देश्य है। गुड सर, प्लीज कंटिन्यू। बिजोलिया आंदोलन क्या है जो भीलवाड़ा की पहचान बना हुआ है? जी सर, बिजोलिया किसान आंदोलन सर 1897 के अंदर प्रारंभ हुआ था, जो विजय सिंह पथिक के द्वारा संचालित किया गया था, जहां पर किसानों की मुख्य समस्याएं भू राजस्व, 84 प्रकार के कर थे उस समय, साथ ही लाटा कुंता और किसानों का शोषण, इस प्रकार की समस्याएं विद्यमान थी, जिसको लेकर प्रारंभ हुआ था, जिसमें विजय सिंह पथिक और जो रियासत थी उसके मध्य समझौता हुआ। बाद में करों की संख्या भी कम की गई थी और किसानों के शोषण को, उनमें श्रमिकों से संबंधित समस्याएं थी उनको कम करके 1944 तक इसको सुलझा दिया गया था। इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने ही किया था या कोई और भी थे? सर इसके चरणबद्ध था? जी सर, चरणबद्ध था, 3 चरणों में संचालित हुआ था। चरण किसका था? पहला चरण सर, सॉरी सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरा चरण? सर इसमें क्रमबद्ध तरीके से मन्ना पटेल और हरिभाऊ उपाध्याय और विजय सिंह उपाध्याय भी जुड़े थे इससे। सर तीसरे चरण में महात्मा गांधी ने जिम्मेदारी दी थी, जहां तक मैं तथ्यों पर बात कर रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं? सर साधु सेवक राम थे क्या? साधु सीताराम दास जी। हाँ, वो किस चरण में थे? सॉरी सर मैं। माणिक्यलाल वर्मा भी जुड़े थे क्या इनसे? सर एग्जैक्ट याद नहीं कर पा। कौन से माणिक्यलाल वर्मा? सर माणिक्यलाल वर्मा जो मेवाड़ प्रजामंडल थे उसके संस्थापकों में से एक थे। और माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा जो एकीकरण के समय उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसका? तीसरे चरण के किसका प्रधानमंत्री बनाया था? सर संयुक्त राजस्थान का। और इनके द्वारा सर प्रजामंडल आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई थी इन्होंने। संविधान सभा से भी जुड़ाव था क्या उनका? सर एग्जैक्ट पता नहीं, सॉरी। आपने एक नाम लिया हरिभाऊ उपाध्याय, कौन थे हरिभाऊ उपाध्याय? सर हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर रियासत से संबंधित है, अजमेर से। और इन्होंने अजमेर में, सॉरी सर ये भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं। क्या नाम था अजमेर की रियासत का उस समय? सर वीडियो है जी सर। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम किसको बोलते हैं हम? ग्राम सर राजस्व विभाग के द्वारा एक राजस्व ग्राम के रूप में चिन्हित किया जाता है, जिसकी एक निश्चित जनसंख्या होती है, साथ में उसकी एक निश्चित सीमा। कितनी है? सर ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है इसका। अलग अलग ग्राम में, छोटे ग्राम में कम भी होती है जनसंख्या, तो कुछ ग्राम पंचायत के अंदर बड़े ग्राम होते हैं, उसमें लगभग 1000 से ज्यादा भी निकल सकती है जनसंख्या। विकास में आप क्या योगदान देते हो? ग्राम विकास है। जी सर। विकास में क्या योगदान देते हो? सर विकास में कई स्कीम्स है, विकास से संबंधित उनको इम्प्लीमेंट करना पहला मुख्य कार्य है। कौन सी स्कीम है? जैसे सर मनरेगा स्कीम है, उसमें विकास कार्य होते हैं। साथ ही जो राज्य वित्त आयोग है उससे संबंधित और केंद्रीय वित्त आयोग है उसकी योजनाओं से संबंधित ग्राम में सड़क निर्माण, नाली निर्माण, और साथ ही जो मॉडल विलेज है उनमें कईयों में गार्डन निर्माण और अन्य सारी। राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग कौन सी योजना बनाते हैं, उनका क्या काम है? सर मुख्यतः केंद्रीय वित्त आयोग से संबंधित तो स्वच्छता, जल संरक्षण। और वित्त आयोग क्या काम करते हैं? वित्त आयोग सर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो राजस्व एकत्रित किया जाता है उनको पहले तो केंद्र और राज्य में डिवाइड करना, और उसके अलावा जो नगर पालिकाएं, जो नगरीय स्वशासन है उसमें और ग्रामीण स्वशासन है उनमें डिवाइड करने के बाद में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में राजस्व का वितरण करने से। योजनाएं भी बनाते हैं क्या? नहीं सर, योजनाएं नहीं बनाते, इनसे संबंधित फंड एलोकेट किया जाता है। योजनाएं सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जाती है। सरकार के द्वारा बनाई जाती है, विभिन्न विभागों के द्वारा। जी सर। और अधिकार क्या होते हैं आपके पास? सर अधिकार राजस्थान सरकार के द्वारा कई अधिनियम बनाए गए हैं जिनके तहत दिए जाते हैं। जैसे
जनाधार प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया था, जिसके तहत जनाधार की पूर्ण अथॉरिटी, जो प्रथम लेवल सत्यापन, उसका करेक्शन, एडिटिंग, सारा कार्य ग्राम विकास अधिकारी को सौंपा गया है। और साथ में जन्म मृत्यु पंजीयन अधिनियम और विवाह पंजीयन अधिनियम के तहत जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र जारी करना, इस तरह के कार्य अधिकार के तहत सौंपे गए हैं। पीएम आवास योजना में भी काम करते हैं क्या आप? जी सर। कौन कौन एलिजिबल होता है इसके लिए, लाभार्थी कौन हो सकता है इसका? सर इसके लाभार्थी पहला तो जो बीपीएल परिवार हैं, जिनके पास शुरू से आवास नहीं रहा है या फिर किसी भी योजना में उनको आवास नहीं मिला है, और इसके अलावा घुमंतु और विमुक्त अर्ध घुमंतु जनजातियां हैं जो शुरू से लेकर अभी तक अपना जीवन यापन केवल घुमंतु तरीके से बिता रही है, उनको आवास प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ में अगर कोई विधवा महिलाएं हैं, एकल महिला परित्यक्ता है, उनको दिया जाता है। और इस तरह की सर और भी कैटेगरी जैसे पालन विधवा महिलाएं हो गई सर, उनको दिया जाता है। अच्छा, आप सरपंच के साथ अगर आप किसी मामले में सहमत नहीं है फिर क्या प्रोसेस अपनाते हो आप? सर पहला तो योजना की, किसी भी योजना और किसी भी कार्य की प्राथमिकता को देखते हुए सरपंच के साथ में कोऑर्डिनेट करने का प्रयास किया जाता है, और यह योजना ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के लिए अत्यंत लाभदायक है, इसके लिए उनको समझाने का पूरा प्रयास किया जाता है सर। और लगभग मैं मानता हूं कि वो भी एक राजनीतिक व्यक्ति है जो जनसेवक के रूप में ग्राम पंचायत का कार्यभार संभाल रहे हैं, लगभग वो एग्री हो जाते हैं। अगर किसी मामले में एग्री नहीं होते हैं तो उसका कोई उसी तरह का कोई अल्टरनेट, अगर अन्य योजना में अगर वो सहमत हो पा रहे तो उसी प्रकार की है तो उसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा, अगर वो आप पे दबाव बनाते हैं कि कोई लाभार्थी जो पीएम आवास योजना के जो मानक है उसको पूरा नहीं कर रहा है लेकिन उसको जरूरत तो है, गरीब है वो, जी सर, तो फिर आप क्या करेंगे? सरपंच आपको कह रहे हैं कि इसको भी आप बेनिफिट दिला दो, मैं सर, देख लूं। सब पहला तो पात्रता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वो इस योजना में पात्रता नहीं रखते हैं तो हम पीएम आवास योजना में उनको आवास अवेलेबल नहीं करवा सकते हैं। अगर उनको किसी भी तरह की अन्य सहायता दी जा सकती है, जैसे अगर वो गरीब है फिर भी तो राजीविका संचालित होती है ग्राम पंचायतों में, उनके माध्यम से उनको सहयोग दिया जा सकता है। क्या है राजीविका? सर राजीविका एक स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्य करती है, और ये एक क्लस्टर बेसिस पे इसका संचालित किया जाता है, जिसमें सरकार के द्वारा इनको वित्त उपलब्ध भी करवाया जाता है कई योजनाओं। सरकार की संस्था है क्या राजीविका? नहीं सर, सरकार के साथ में एक लोगों का समूह होता है और पूर्णतः सरकारी नहीं है सर। ये कोऑपरेटिव्स हम सुनते हैं, गांव में सहकारिता भी होती है। जी सर। ये क्या होता है? सर राजस्थान सरकार के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से संचालित होती है, जिसमें विभिन्न समितियां बनाई जाती है ग्राम पंचायत स्तर पे, जो उनको ऋण उपलब्ध करवाने के कार्य करती है किसानों को। ये आपने बताया जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, हाँ सर, एक हो गया कोऑपरेटिव, इन दोनों में क्या अंतर हुआ? सर एक तो कोऑपरेटिव समितियां जो होती है पूर्णतः सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, और इनमें जो ऋण दिया जाता है मुख्यतः कृषि क्षेत्र में जो किसान है उनको दिया जाता है, और इसमें महिला या पुरुष कोई भी सदस्य बन सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जबकि सेल्फ हेल्प ग्रुप में केवल महिलाएं ही सदस्य होती है, और इसमें किसान खेती के अलावा इनको ऋण अन्य क्षेत्रों में लिखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में सिर्फ महिलाएं ही हो सकती हैं। सर मुख्यतः इसका उद्देश्य महिलाओं को जोड़ने के लिए बनाया गया था, जागरूक करने के लिए और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए। ठीक है। एक होते हैं ये नेशनल पार्क होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जी सर। आप जूलॉजी के स्टूडेंट भी हैं, तो आप बता सकते हो क्या अंतर होते हैं? राजस्थान में जैसे राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, नेशनल पार्क भी हैं। जी सर। और वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। जी सर। इनमें क्या अंतर होता है? सर वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में मुख्य अंतर है, नेशनल पार्क में फ्लोरा एंड फौना दोनों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें वन्य जीवों के साथ साथ कोई प्लांट की भी वहां पर स्पीसीज है उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है, तो उसको उसके साथ में संरक्षित किया जाता है। और वन्य जीव अभ्यारण्य में मुख्य फोकस किसी जीव या फिर अन्य जीवों की प्रजातियों को संरक्षित करने पे इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और नेशनल पार्क में सर रेस्ट्रिक्शन सामान्यतः वन्य जीव अभ्यारण्य से ज्यादा होती है, और वन्य जीव अभ्यारण्य में सर लगभग काफी केवल वन्य जीवों को आरक्षित करने के लिए है, तो रेस्ट्रिक्शन सामान्यतः कम होती है। और नेशनल पार्क में सर बफर जोन होता है जिसमें किसी भी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित होती है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में सीमित मात्रा में गतिविधियां संचालित की जा सकती है। बफर जोन या फिर कोर जोन? सॉरी सर, कोर जोन। ठीक है।
बैडमिंटन में प्रकाश पादुकोण जी के बारे में कुछ बताइए आप। जी सर, उनका क्या योगदान रहा है बैडमिंटन में? सर प्रकाश पादुकोण जी का सबसे प्रमुख योगदान है, उन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन फेडरेशन का जो प्रथम खिताब था प्रकाश पादुकोण ने जीता था। और साथ में मुझे लगता है कि बैडमिंटन को लेकर सबसे पहले अलग भी है वो प्रकाश पादुकोण जी द्वारा जगाई गई थी। वर्तमान में भी इनके द्वारा हैदराबाद के अंदर एक बैडमिंटन अकेडमी संचालित की जाती है, जिससे अभी वर्तमान में इंडिया के प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी है जो वहीं से आते हैं। ठीक। आपकी पंचायत, ग्राम पंचायत का नाम क्या है? ग्राम पंचायत करजालिया। कजान। जी मैम। कौन है वहाँ सरपंच? सरपंच मैम शक्ति सिंह जी। शक्ति सिंह जी सरपंच है। वार्ड पंच कितने हैं वहाँ पे? मैम अभी 13 वार्ड पंच है। उप सरपंच है कोई? जी सर, जी मैम। उप सरपंच का भी। ग्राम सभा कब कब होती है? मैम ग्राम सभा का संवैधानिक रूप से प्रावधान 2 बार है, लेकिन 2 बार और आयोजित की जाती है। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 1 मई मजदूर दिवस के दिन, और एक होती है 2 अक्टूबर को ग्राम सभा आयोजित। अच्छा, ग्राम सभा का उद्देश्य क्या है? मैम ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य पंचायत में संचालित होने वाली कई योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। उसके माध्यम से कई प्रस्ताव उसके अंदर पारित किए जाते हैं जो आगामी वित्तीय वर्ष में जो कार्य हुए हैं उनका, और साथ में आय व्यय जो भी होते हैं पंचायत के उनको सत्यापित करने के लिए, और इसके अलावा सोशल ऑडिट के अंदर ग्राम सभा का मुख्य रोल है। आपकी ग्राम पंचायत की सेल्फ इनकम के क्या सोर्सेज हैं? जी मैम, अभी मेरी ग्राम पंचायत में लगभग 1 लाख से ज्यादा सालाना निजी आय होती है, जिसमें मत्स्य पालन सबसे प्रमुख है। और उसके अलावा पट्टेजारी। मत्स्य पालन का क्या पंचायत, ग्राम पंचायत ठेका देती है कैसे? जी मैम, उसमें अगर वृहत स्तर पे होता है तो टेंडर की आवश्यकता होती है, लेकिन सीमित मात्रा में छोटे छोटे तालाब है तो उसमें टेंडर के बजाय लोगों के द्वारा लोगों को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो पंचायत में रिसिप्ट कटवा के मत्स्य पालन कर सकते हैं। और क्या? इसके अलावा भूखंड का पट्टे जारी किए जाते हैं और निर्माण स्वीकृति जारी की जाती है पंचायत से। ये मुख्य आय के स्रोत है। आपकी ग्राम सभा में कॉरम पूरा हो जाता है? जी मैम, हमेशा पूरा हो जाता है। मैम वैसे मुख्य दिवस होते हैं उस दिन ही हो पाता है, जैसे मुख्यतः 15 अगस्त और 26 जनवरी को सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन हम भी प्रयास करते हैं कि कोरम पूरा हो जाए, क्योंकि उस दिन हम नरेगा की महिलाओं को उसके अंदर आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, महात्मा गांधी नरेगा योजना में आपको कोई कमी नजर आती है? और अच्छा बनाने के लिए क्या सुधार किया जा सकता है? मैम इसमें सुधार की काफी गुंजाइश है अभी, जिसमें नरेगा को पहला तो जो डिजिटलाइज्ड किया जा रहा है इसको, जैसे NMMS पोर्टल है, उसमें अभी भी कई जगह कमियां नजर आती है। जैसे डुप्लीकेट जो मजदूर है कई बार उनकी समस्या रहती है, तो इसमें फेस रिकॉग्निशन का सिस्टम अपनाया जा सकता है फ्यूचर में। अभी केवल फोटो बेस पे होता है ये। दूसरी है, कई बार नरेगा साइट्स के ऊपर समस्या रहती है कि मजदूर मिलते नहीं है, तो फ्यूचर में हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन भविष्य में इसके प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे ड्रोन सर्वे करना एक विकल्प हो सकता है साइट्स के ऊपर। प्लस हम अटेंडेंस ही अगर उससे करने लग जाएं, जियो टैग्ड अटेंडेंस लेने लग जाओ कि मजदूर उस पे है या नहीं, उसका बायोमेट्रिक, ड्रोन सर्वे की क्या जरूरत? जी मैम, सॉरी, बायोमेट्रिक ले लो, मजदूर का अटेंडेंस ले लो। मैम अटेंडेंस कई बार अटेंडेंस लेने के बाद में भी लोग वहां से जा सकते हैं, क्योंकि उनका वो 5 किलोमीटर के एरियाज में हमें उनको कार्य देना पड़ता है। तो ये आपकी फिर मैट की क्या जिम्मेदारी है? मैट को देखना है ना? जी जी मैम, मैट की जिम्मेदारी पहला तो अटेंडेंस लेना है, दूसरा मैट उसी गांव से होता है और उन्हीं मजदूरों से संबंधित होता है, तो उनके साथ में संलिप्त होकर ज्यादा संभावना है कि वो इस प्रकार के कृत्य कर सके। अच्छा, एक मास्टर रोल देखा है आपने? जी मैम। क्या क्या एंट्रीज होती है मास्टर रोल में? मैम मास्टर रोल में पहला तो कार्य का विवरण होता है कि क्या कार्य करवाया जाएगा, प्लस उसमें कार्य दिवस कितने होंगे, पखवाड़ा कितने दिन का चलेगा उसकी होती है, प्लस उसमें कितने वर्कर काम करेंगे, जो भी 12 या 13 दिन का पखवाड़ा होता है उसमें उन सभी की जानकारी उसके अंदर होती है। अच्छा, आपकी ग्राम सभा हो रही है, ग्राम सभा में आपके गांव के अलावा कहीं और से कोई एक व्यक्ति आ गया और वो अपनी कोई बात कहना चाहता है, तो उसको बात कहने दी जा सकती है?
नहीं मैम, इसमें जो सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत के मतदाता ही होते हैं, निर्वाचित, सॉरी मतदाता सूची के मेंबर आप ही श्योर हैं? हैं। जी मैम। अनुमति लेकर भी वो अपनी बात नहीं रख सकता? मैम इसके बारे में एग्जैक्ट अच्छा, हाँ, तो आप इसके बारे में मैं जानकारी कलेक्ट करूंगा मैम। अच्छा, पंचायती राज की स्थापना का क्या उद्देश्य रहा है, क्यों किया गया ये? मैम सबसे मुख्य उद्देश्य तो था कि जो शासन के अंदर रूट लेवल की हिस्सेदारी भी हो, इसको बढ़ाने के लिए, दूसरा विकास को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है। अखबार पढ़ते हैं? जी सर। अभी ट्रंप ने एक बहुत हाई लेवल टेक्निकल मीटिंग करी थी। जी सर। जिसमें कि अमेरिका के टॉप टेक्निकल जो लोग थे वो आए थे। सर चलिए कोई बात नहीं। ट्रंप की जो ये टैरिफ है, इससे भारत पे क्या असर पड़ेगा ये बताएं। सर ट्रंप के द्वारा पहले तो 25% टैरिफ लगाया गया था, और उसके बाद में 25% का अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया गया था जो रूस से भारत ऑयल इंपोर्ट करता है। इस वजह से इसका मुख्य प्रभाव 4-5 क्षेत्र है उन पे पड़ेगा। जैसे पहला टेक्सटाइल मान सकते हैं, टेक्सटाइल और गलीचा उद्योग है उसके ऊपर, और इसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, और मुख्यतः प्रभाव इन पे है। जिसमें सर अगर टैरिफ लगने से सामान महंगे हो जाएंगे अमेरिका के अंदर, जिस वजह से प्रतिस्पर्धी नहीं बच पाएंगे, और दूसरा भारतीय श्रमिकों से संबंधित ज्यादा इंडस्ट्री है, इन पे जो प्रभाव पड़ेगा तो बेरोजगारी बढ़ सकती है भारत में, और सामान जो इंडिया में उसको काउंटर करने के लिए यहाँ जीएसटी कम कर दिया है। जी सर। उससे क्या फर्क पड़ेगा और वो कैसे न्यूट्रलाइज होगा? सर जीएसटी का इसको न्यूट्रलाइज करने में प्रभाव ये हो सकता है कि जीएसटी कम होने की वजह से सामानों पर यहाँ पर लागत कम आएगी बनाने में, उसको एक्सपोर्ट करने में भी। तो अगर 50% टैरिफ अगर अमेरिका लगाता है, अगर 10 से 20% की राहत भी अगर जीएसटी की वजह से मिलती है, जैसे कई सामान 28% से 5% की कैटेगरी में भी आएंगे तो 18 की कैटेगरी में आएंगे, तो 10 से 15% अगर बेनिफिट इससे मिलता है। और दूसरा, सरकार के द्वारा निर्यात प्रोत्साहन स्कीमें भी इसके साथ में चलाई जाएगी, जो निर्यात को इंसेंटिव भी देगी, और त्वरित रूप से उनको फंड एलोकेट किए जाएंगे ताकि जो डिले होता है फंड में उनको फायदा मिलेगा, जिससे निर्यात में प्रोत्साहन भी मिलेगा। गुड, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।